हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइलेंट स्कॉलर। तो जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और पिछली क्लास में हमने पढ़े थे कि किस तरीके से हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की वेव नंबर को हम निकाल सकते हैं और कैसे हमने बाय यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स इन फॉर्मूलाज को डेराइव किया था। और हमने देखा था कि बोहर के पोस्टुलेट्स से हम किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बता पाते हैं। हमने ये देखा था कि हमारे पास जो बोहर का कॉन्सेप्ट है वो कम्प्लीटली क्वांटाइजेशन पे बेस है। बोहर के कॉन्सेप्ट का मानना है कि हमारे पास जो ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी तो फिक्स है ही, उसके अलावा एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स है। सिर्फ वही इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स आर अलाउड जिनका एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होगा। सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के लिए जो वेव नंबर निकालना होता है वो हमने बाय यूजिंग बोहर्स मॉडल यूज़ किया कि बोहर के अकॉर्डिंग जो एनर्जी थी वो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है, क्योंकि एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी। और हमें पता है कि न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन रहता है तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में क्या रहता है, अट्रैक्शन के कारण आपको पता है स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और स्टेबिलिटी किसी चीज़ की बहुत बढ़ गई है तो मतलब कि हम रिलैक्स कर गए हैं, रिलैक्स करके मतलब हमारी एनर्जी डिक्रीज हो गई है। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएंगी, लेवल्स बढ़ते जाएंगे, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिस वजह से एनर्जी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया, दो एनर्जी लेवल्स के में इनिशियल और फाइनल लेवल्स के में क्या किया, डिफरेंशिएट किया। और हमने क्या निकालने की कोशिश की, डेल्टा ई इक्वल्स टू एच न्यू, प्लैंक्स कॉन्सेप्ट लगाया हमारा और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट की यहाँ से। तो यहाँ से जो हमने लाइमन बामर पाशियन ब्रैकेट पी फंड के लिए जो हमें वेव नंबर चाहिए होता है वो हमें यहाँ से सेम ऑब्जर्व हो गया। इस बात से हमें क्या पता चला कि जो हम यूज़ करते थे कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन एटम में, वही सेम कॉन्सेप्ट हम बोहर के कॉन्सेप्ट क्या कर सकते, कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, उसके पोस्टुलेट को यूज़ करके भी क्या नहीं कर रहे हैं, निकाल पा रहे हैं। हेंस जो बोहर था वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ को। उसने एक्सप्लेन किया कि क्या एटॉमिक स्पेक्ट्रा आता है, कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑब्जर्व होती है विद व्हाट वेवलेंथ, किस वेव नंबर के साथ, राइट। अब तो चलिए उसका एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस व्हेन द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन ऑफ एच एटम इन n इक्वल टू 6 ड्रॉप टू ग्राउंड स्टेट। अब आपको पता है अगर कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 6 में है तो वो कहाँ से गया होगा, 1 2 3 4 5 6 कहीं से भी गया हो सकता है। अगर आप उसको ग्राउंड स्टेट में आना है, कि क्यों बोल रहे हो, एक्साइटेड स्टेट में है। और कोई भी स्पीशीज, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने आप को एक्साइटेड स्टेट में नहीं रखना चाहता, उसको ग्राउंड स्टेट में आना है। तो जब भी वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कुछ ना कुछ रेडिएशंस को इमिट करके आएगा। तो जब वो n इक्वल टू 6 से n इक्वल टू 5 4 3 2 1 किसी भी स्टेट में आ सकता है, तो डिफरेंट टाइप की पॉसिबिलिटीज बन रही है। हम उन पॉसिबिलिटीज को ही क्या करना है, काउंट करना है। अब हम पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे कि जैसे हम लाइमन सीरीज में पढ़ते थे, हमने लाइमन सीरीज में क्या पढ़ा था। अब आपने प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा लाइमन सीरीज जब हमें ऑब्जर्व होती है तो लाइट किस वेवलेंथ रीजन में लाई करती है। आपके ऑप्शन है, क्या वो यूवी रेडिएशन में लाई करती है, क्या वो इंफ्रारेड रेडिएशन में लाई करती है, और क्या वो विजिबल रेडिएशन में लाई करती है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में डालना है और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। आंसर आपको उसका सही देना है। देखिए अब हम क्या करते हैं कि n इक्वल टू 6 से अब हमें क्या करना है, पॉसिबिलिटीज को काउंट करते चलना है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि 6 से वो 5 में आ सकता है, क्योंकि देखिए उसको आना तो ग्राउंड स्टेट में है, पर हर बार ग्राउंड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 1 नहीं होता। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है अपने से स्टेबल स्टेट। क्या पता उसको स्टेबिलिटी n इक्वल टू 5 में जा करके मिल गई हो। हमें ना ही एनर्जी गैप पता है और ना ही ये पता है कि वो कितनी एनर्जी लेके n इक्वल टू 6 लेवल में गया है।
तो n इक्वल टू 6 से क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि वो कहाँ कहाँ आ सकता है। तो देखिए, वो n इक्वल टू 5 में आ सकता है, वो n इक्वल टू 4 में आ सकता है, वो n इक्वल टू 3 में आ सकता है, वो n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 1 सो ऑन प्रोसीड कर सकता है। तो देखिए, हमने पहले 6 से काउंट करना शुरू किया, तो 6 से 1, 6 से 2, 6 से 3, 6 से 4 एंड 6 से 5। तो हमारे पास यहाँ कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो गई, 5 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ आकर हो गई। अब ये भी हो सकता है कि जो हमारे पास स्पीशी है वो n इक्वल टू 5 में प्रेजेंट हो, तो n इक्वल टू 5 से भी तो नीचे आ सकता है ग्राउंड स्टेट में। तो 5 से 1, 5 से 2, 5 से 3, 5 से 4, ये इन पॉसिबिलिटीज़ को भी काउंट किया। फिर वो 4 से भी तो ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, 4 से 1, 4 से 2 एंड 4 से 3, ये वाली पॉसिबिलिटी भी काउंट हो गई। देन 3 से 1, 3 से 2, ये दो पॉसिबिलिटी भी काउंट हो गई। तो हैंस अब हमें टोटल पॉसिबिलिटीज़ काउंट करने, तो सभी को ऐड अप कर देंगे। 5 पॉसिबिलिटीज़ ये हैं, 4 ये हैं, 3 ये हैं और 2 ये हैं, और एक हमारे पास 2 से 1 एक पॉसिबिलिटी ये भी होगी। तो इन सबको सम अप करेंगे तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस आई हैं, 15 नंबर ऑफ लाइंस टोटल आई हैं। तो इस तरीके से जब भी हमें कोई लेवल दे दिया जाए, मान लीजिए अब आपको n इक्वल टू 7 दे दिया जाता, तो आप क्या देखते कि 7 से 6 तक, 5 तक, 4 तक, 3 तक, 2 तक, 1 तक, फिर उसके बाद आप देखते n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1 में क्या ट्रांजिशन होंगी। उसके बाद हमें ये देखना है कि 5 से 4 से 3 से 2 से 1 क्या ट्रांजिशन होंगी। इस तरीके से 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आपको पर्टिकुलरली वो स्टेट को कंसीडर करना है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी ग्राउंड स्टेट आप कंसीडर कर सकते हैं उससे नीचे वाली एनर्जी की, उनको आप कंसीडर करेंगे। ऐसे आप टोटल पॉसिबिलिटीज़ बना लेंगे, और उन सबको अगर अलग अलग केस मान के ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ लाइन्स आ जाएंगे। इसको एक ट्रिक की फॉर्म में भी आप याद कर सकते हो एज अ फॉर्मूला, कि जब भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पूछी जाए तो आप ऐसे काउंट करके ना देखें, आप डायरेक्ट n की वैल्यू को उस फॉर्मूला में पुट करेंगे, जिससे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं उस फॉर्मूला को जो आपको हर बार क्या करना है, पुट करना है। तो हमारा फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, n इंटू n-1 डिवाइड बाय 2, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है, वो एनर्जी स्टेट है या वो एनर्जी लेवल है जहाँ पे क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन को एग्जिस्ट करना चाहिए था, या वो जहाँ है अभी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एमिशन लाइंस। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को ले लीजिए। क्वेश्चन में पूछा था कि अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी पार्टिकल n इक्वल टू 6 स्टेट में है, तो वहाँ कितनी नंबर ऑफ मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म हो सकती हैं। तो आप क्या करेंगे, n की वैल्यू को यहाँ 6 पुट करेंगे, 6 - 1 5, और ये ब्रैकेट लगाया गया इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन शो करने के लिए, n इंटू n-1, दैट मीन्स 6 इंटू 6 - 1 दैट इज 5। तो 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 2 से 3 पे कट हो गया, तो हमारे पास क्या आया, 15 लाइंस। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ n इक्वल टू 5 है, तो कितनी मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस में वो स्प्लिट कर सकता है। तो हम कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू 5, n इंटू n-1 बाई 2 में रखेंगे, 5 इंटू 5 - 1 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 5 इंटू 5 - 1 कितना होता है, 4 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 स्पेक्ट्रल लाइंस क्या आएंगी, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म हो सकती हैं। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे, आप एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करेंगे, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, 4 एंड 5। अब आप पॉसिबिलिटीज़ बनाएंगे फिर से कि 5 से 1 तक आ सकता है, 5 से 2 तक, 5 से 3 तक, 5 से 4 तक, फिर उसके बाद 4 से 3, 4 से 2 एंड 4 से 1, 3 से 2, 3 से 1, 2 से 1, और सबको अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो जब भी आपको मैक्सिमम लाइंस निकालनी हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब आते हैं एक अलग क्वेश्चन पे, जो कि बेस है हाइड्रोजन एटम की वेव नंबर निकालने के लिए। देखिए क्या है क्वेश्चन में, कि हमें वेवलेंथ निकालनी है फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब हमें क्या निकालना है, हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है। तो आपको पता है E इक्वल्स टू क्या होता है, hc/λ,
और जितनी ज़्यादा लैम्डा होती है उतनी ज़्यादा एनर्जी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी मतलब उतनी ज़्यादा क्या, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि E इक्वल्स टू एस एच न्यू होता है। तो मतलब हमें क्या निकालना है, हमें एक ऐसी ट्रांजिशन निकालनी है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हो। वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी गैप कम है ना, तो हमें एनर्जी गैप जिस भी ट्रांजिशन के अंदर कम होगा ना, वो वाली वेवलेंथ निकालनी है। और कौन सी है, बाल्मर सीरीज की है। आपको पता है बाल्मर सीरीज कहाँ लाई करती है, विजिबल रीजन में, और उसके लिए ग्राउंड स्टेट क्या होती है 2, n1 की वैल्यू क्या होती है 2। दैट मीन्स हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ये न्यू बार का, जो कि 1/λ के इक्वल है RH इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। आप यहाँ देखेंगे तो हमें 1/λ की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम कहीं से इसको सोल्व कर दें, इस राइट हैंड सोल्व को, इसको सोल्व करके इसका रेसिप्रोकल अगर कर देंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो n1 बोला गया है वो बाल्मर सीरीज मेंशन किया है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन फाइनली आएगा n इक्वल टू 2 में। अब ये नहीं पता हमें किस लेवल से आ रहा है, हो सकता है वो n इक्वल टू 3 लेवल से आया हो सकता है वो n इक्वल टू 4 से आया हो, हमें नहीं पता वो कौन से एनर्जी लेवल से आया है, और 2 में आया है पर बाल्मर में आया है फाइनली। तो अब हमें बताना है ऐसी वेवलेंथ जिसका लॉन्गेस्ट आपके पास वेवलेंथ आए, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आने के लिए एनर्जी गैप मिनिमम। अगर मैं इस ट्रांजिशन की बात करूँ तो देखिए एनर्जी गैप इतना है, और आगे n इक्वल टू 5 लूंगी तो इतना बढ़ जाएगा। तो जैसे एनर्जी लेवल बढ़ाती जाऊंगी गैप बढ़ता जाएगा। तो सबसे छोटा गैप उसके जस्ट एडजेसेंट वाले एनर्जी लेवल में होगा। दैट मीन्स n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3 में जो ट्रांजिशन होगी उसका एनर्जी गैप मिनिमम। मिनिमम तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, मतलब n2 की वैल्यू पक्का क्या रही होगी, 3 रही होगी। अगर वो मुझसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछता ना, ये सबसे शॉर्टेस्ट, तो मैं एनर्जी गैप मैक्सिमम लेती, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, n इन्फिनिटी हो सकता है। तो जब भी आपसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछे आप n2 की जगह इन्फिनिटी रख दीजिए, लॉन्गेस्ट पूछे तो उससे जस्ट एडजेसेंट वाली रख दीजिए, रख दिया। तो 2 और 3 को अगर आपने सोल्व किया 1/4 माइनस 1/9, जस्ट उसका एलसीएम लेके आपने क्या निकाल दिया, 5/36। उसके बाद क्या करना है आपको, आर एच की वैल्यू रख देनी है। या तो आप 109677 रख दीजिए, या फिर आपका क्या कर दीजिए 1.09 इंटू 10⁻7 कर दीजिए। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से पावर में आ जाएगा। तो ये था आपके पास, ये क्या आया है, वेव नंबर, दैट इज इन मीटर इनवर्स। अब मुझे वेव नंबर का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। अब आपको ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल आया, आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है। दैट मीन्स इसका आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब 1 डिवाइड बाय दिस करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे समझिए ये 1/λ की वैल्यू है। अगर लैम्डा की निकालनी है तो लैम्डा को इधर और इस 1 को नीचे, तो 1/1.5 इंटू 10⁻6 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। और आपको लैम्डा की वैल्यू निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि आपका आंसर चेकआउट हो सके। तो चलिए अब हमें क्या करना है, समराइज करना है हमने जो कुछ भी बोहर मॉडल में पढ़ा, तो उससे हमें क्या कंक्लूजन मिले और हमें किन बातों पे फर्दर वर्क करने की ज़रूरत थी, जिन पे क्या हुई, लिमिटेशन मानी गई बोहर की मॉडल की। तो देखिए बोहर ने क्या बताया कि उसके लिए जो आर वैल्यू है ना, वो ये वैल्यू है, ये दिस इन मीटर इनवर्स एंड दिस इन सेंटीमीटर इनवर्स। कि जब ये आप 1.09 ले रहे हैं वैल्यू को, तो आप 10⁻7 और मीटर इनवर्स लिखिए। जब भी आप 1109677 इसको कंप्लीट विदाउट डेसिमल में लिख रहे हैं तो आप सेंटीमीटर इनवर्स लिखिए। और जैसे कि आपने देखा था कि जब भी हम आर एच की वैल्यू ले रहे थे तो हमने इस आर को क्या किया था, ये हमने यूज़ किया जब हम हाइड्रोजन एटम के कॉन्सेप्ट को डेराइव कर रहे थे वाया यूजिंग किस कॉन्सेप्ट पे, बोहर के कॉन्सेप्ट पे। तो इस आर को हमने एच सी से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो हमें क्या मिली थी, ये वैल्यू मिली थी, और ये किस में होती है, जूल में होती है। ठीक है, आप हमेशा याद रखेंगे, आप मीटर इनवर्स को या सेंटीमीटर इनवर्स को जब एच सी से मल्टीप्लाई करते हो तो जो आंसर मिलता है वो आपको जूल में मिलता है। ऐसा क्यों होता है, ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपके पास आर जो है ये ऊपर वाली चीज़ है, मान लीजिए मीटर इनवर्स में है, आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट किस में होता है, जूल सेकंड में। और आपको पता है अगर मुझे इस मीटर इनवर्स को कैंसिल करना है तो c जो होता है स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो उसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड, मतलब सेकेंड इनवर्स। अब मीटर इनवर्स से तो मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कैंसिल आउट, हमारे पास किस में यूनिट बची, जूल में।
ऐसे ही अगर आप इसको सेंटीमीटर इनवर्स में लेते हो तो आपको सी क्या लेना पड़ेगा, सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको पता होना चाहिए सी की वैल्यू ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं सेंटीमीटर में बात करूं तो वो होती है 3 × 10⁻, क्या होगी, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरीके से मीटर और सेंटीमीटर में डिफरेंस होगा। और आपको पता होना चाहिए कि आर एच की वैल्यू जूल में क्या होगी, कैसे इसका हमने कन्वर्जन किया। आगे देखिए कि बोहर के क्या, आपने इसका समराइज फॉर्म क्या है। तो बोहर ने यूज़ किया एमिशन स्पेक्ट्रा, वो किस चीज़ के लिए, आपके मॉडल को डेवलप करने के लिए, हाइड्रोजन मॉडल को डेवलप करने के लिए। तो उसने क्या देखा कि बोहर यूजेस द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन टू डेवलप अ मॉडल फॉर हाइड्रोजन। कि उसने जो आपने देखा अभी हमने क्या यूज़ किया था, जो हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से हम वेव नंबर निकालते हैं, वो उसको हमने क्या किया, उसमें डेवलपमेंट निकाली वाया यूजिंग क्या करके, बोहर के मॉडल या बोहर के पोस्टुलेट्स के थ्रू हमने प्रोसीड किया। तो हम ये बोल सकते हैं कि सिंपल वर्ड्स में कि उसने हाइड्रोजन एटम पे क्या किया, वर्क किया उसके एमिशन स्पेक्ट्रा को स्टडी करने के लिए। आगे देखिए, बोहर पोस्टुलेटेड दैट इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। अब आपने क्या देखा, जब रदरफोर्ड जी बता रहे थे कि किस तरीके से आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेलरेट करता रहता है, जब वो चार्ज पार्टिकल है तो एक्सेलरेट करेगा और किसी पॉइंट पे आके न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। तो इस हिसाब से तो हमारे पास एटम कोलैप्स कर देना चाहिए था। दैट मीन्स हमारे पास एटम की इंस्टेबिलिटी डिफाइन हो रही थी। उस इंस्टेबिलिटी को ओवरकम करने के लिए बोहर का पोस्टुलेट सामने आया। और बोहर क्या कहते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व आउट कर रहा है ना, ये जिस भी एनर्जी ऑर्बिटल में रिवॉल्व आउट करेगा उसकी एनर्जी फिक्स्ड होगी। इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी फिक्स होगी जिनमें वो रोटेट कर रहा होगा और वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा। आगे देखिए, अब उसने यही नहीं बताया कि सिर्फ एनर्जी फिक्स होती है, उसने यहाँ तक भी बताया कि जिन भी आप उन कंसेंट्रिक सर्कल्स के अराउंड, उसने बोला कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने हैं। दैट मीन्स ऐसे सर्कल्स बने हैं जिनका सेंटर तो रेडियस है, सेंटर तो सेम है, बट उनकी रेडियस क्या करती जा रही है, डिफर करती जा रही है। तो बोहर ने बताया कि किस तरीके से आपकी रेडियस जो है इन सर्कुलर ऑर्बिट्स की, वो भी क्या फिक्स है, और एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में जो रेडियस है वो बढ़ती जा रही है। आगे क्या देखा उसने कि जो बोहर है उसने इस बात पे भी काम किया कि किस तरीके से आप एनर्जी हर एक ऑर्बिटल की कैलकुलेट कर सकते हो। आपने देखा ना, En=, उसने किसके रेसिप्रोकल बताया, -1/n², कि आप एनर्जी के साथ किस तरीके से ऑर्बिटल्स, जो n ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है, n=1 2 3, उसके थ्रू आप क्या कर पा रहे थे, एनर्जी को कैलकुलेट कर पा रहे थे। अब उसने क्या किया, हाइड्रोजन एटम पे सेटिस्फैक्टरी काम किया, उसके साथ साथ उसने क्वांटाइजेशन पे बहुत जोर दिया। क्वांटाइजेशन मीन्स एनर्जी फिक्सेशन पे, कि जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं वो एक सीढ़ियों की तरह हैं, कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, रैंप नहीं है हमारे जो एनर्जी लेवल है कि कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। एक फिक्स्ड, एक क्वांटाइज्ड और एक पॉसिबल वैल्यूज हैं, वो एनर्जी लेवल्स हैं जिनके ऊपर इनकी वैल्यू एन पे डिपेंड करती है। और एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी उसने बात की कि सिर्फ वही उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का। ये वाला कॉन्सेप्ट किसने बताया, बोहर ने बताया। पर बोहर के भी क्या आ गए, कुछ लिमिटेशंस आ गए। क्या लिमिटेशन आए कि उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया कि जो हाइड्रोजन एटम के अलावा जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं उनके स्पेक्ट्रा का क्या होगा। दूसरी बात, कुछ फिनोमिनाज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो कि बाद में डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के तौर पे सामने आए थे। ठीक है, अब हम आगे कुछ नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए एक बार इसके लिमिटेशंस, कि मेनली फॉर हाइड्रोजन एटम और उस जैसे एटम्स के लिए था, जैसे कि कैसे, जैसे हीलियम के लिए, हीलियम-2+ के लिए, लिथियम-3+ के लिए, इनके लिए तो एप्लीकेबल था, बट मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए क्या था, नॉट एप्लीकेबल था। उसके बाद इसने कुछ ऐसे फिनोमिनाज जैसे जीमन इफेक्ट, स्टार्क्स इफेक्ट, इनको उसने एप्लीकेबल नहीं बनाया, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया इनको। और क्या था कि अब बोहर ने क्या किया, वेव नेचर तो इलेक्ट्रॉन का माना, पर उसने पार्टिकल नेचर को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया।
मतलब उसने क्या किया, अब तक जो साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल ट्रीट कर रहे थे, उसने ऐसा उसको वेव ट्रीट किया, पर इसको काम करते करते उसने उसका पार्टिकल नेचर कंप्लीटली इग्नोर किया, जिस वजह से वो कुछ फिनोमिना जैसे कि जीमन इफेक्ट, स्टार्क्स इफेक्ट, जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो पार्टिकल की मूवमेंट होती है, पार्टिकल का जो रिएक्ट करना होता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिस वजह से अब क्या आई, क्वांटम मैकेनिक्स आई, जो कि एक काफ़ी रिवोल्यूशनरी स्टेप सामने आया एटॉमिक मॉडल्स के इस कॉन्सेप्ट में, जिसको हम आज तक पढ़ रहे हैं और आज तक फॉलो कर रहे हैं। और उस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की शुरुआत हुई दो लॉज से, या हम बोल सकते हैं दो तरीके से, जो कि कॉन्सेप्ट थे ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, कि अब जो है कंप्लीटली डिफाइन हो गया कि कब हमारे पास एटम का हमें पार्टिकल नेचर कंसीडर करना है और कब वेव नेचर कंसीडर करना है। तो उस ड्यूअलिटी को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास ड्यूअल बिहेवियर, या आप बोल सकते हैं हम डी ब्रोगली की एक हाइपोथेसिस आई, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे सामने आया। देखिए, ये जो दोनों फिनोमिनाज थे, ये हमारे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पे क्या है, बेस हैं, यानी ये क्वांटम मैकेनिक्स के क्या चलते हैं, पोस्टुलेट्स पे चलते हैं, जिनका मानना है कि एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है, क्वांटाइज्ड है। आपके पास जो एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, क्वांटाइज्ड है, यानी क्वांटाइजेशन के ऊपर ये थ्योरी बेसिकली वर्क करती हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, दैट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। देखिए, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहती है, इन 1924 ही प्रपोज्ड दैट जो भी आपके पास चारों तरफ मैटर है, वो जब भी मूव कर रहा होता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ वेव एसोसिएटेड होती है। उसने बात किया कि कोई भी मैटर है, मैटर को हम क्या ट्रीट करते हैं, पार्टिकल, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से हमने पढ़ा है मैटर सबसे पहले जो उसकी बेसिक यूनिट थी वो क्या रही थी, एटम। एटम से मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल से पूरा मैटर बनता है। तो उसने बोला कि जब भी कोई मैटर मूव करता है, दैट मीन्स एटम, कोई पार्टिकल मूव करता है, तो उस पार्टिकल के मोशन से क्या होती है, एक वेव जनरेट होती है। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि वो पार्टिकल कितने साइज का है, पार्टिकल्स कैसे हैं, या उनकी स्पीड क्या है, उसके बेसिस पे उनका ड्यूअल बिहेवियर स्टडी किया गया। ये देखा गया कि हर पार्टिकल, चाहे वो छोटा है, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन साइज का पार्टिकल है या एक ह्यूमन बीइंग है, हर पार्टिकल, हर मैटर, हर चीज़ जो भी हमारे सराउंडिंग में है, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है हमारे चारों तरफ। ठीक है। Just as a photon has a momentum as well as wavelength, electron should have also momentum just as a same as a wavelength. अब क्या है कि जैसे जैसे हमें पता है इलेक्ट्रॉन भी ऐसे स्टेशनरी थोड़े बैठा है, वो बस ऑर्बिटल्स में क्या कर रहा है, रिवॉल्व आउट करे जा रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी भी कहीं ना कुछ पार्टिकल की भी कुछ वेव एसोसिएटेड है उसके साथ, जिसकी जो वेव है वो डिपेंड करती है उसके मोमेंटम पे, लीनियर मोमेंटम पे। आपको पता है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m/v। तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग जो वेव एसोसिएटेड होगी वो कहीं ना कहीं उसके मोमेंटम से रिलेटेड है, उसके मोशन से रिलेटेड है। तो उसने फॉर्मूला जनरेट किया कि जो डी ब्रोगली की जो वेवलेंथ इसको बोला जाता है, दैट इज इक्वल्स टू h/mv। ये माना गया कि जितने भी पार्टिकल्स मोशन में है उनकी जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके लीनियर मोमेंटम के, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। और यहीं से एक इम्पॉर्टेंट बात समझ में आई हमें, वो क्या कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा, देखिए आप देख सकते हैं जैसे जैसे मास बढ़ेगा लैम्डा कम होगी। दैट मीन्स कोई हैवी बॉडी है, कोई लार्जर मास की बॉडी है, तो उसके साथ जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटे ऑर्डर की क्या होगी, जनरेट होगी, जिसको अपनी नेक्ड आइज से हम देख भी नहीं सकते। अब आप सोचेंगे कि एक ह्यूमन बॉडी अगर लगातार मूव करे तो हमें उसके साथ वेव दिखनी चाहिए थी, पर वो दिखती क्यों नहीं है, पर वहाँ वेव्स होती हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारा मास बहुत ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और मास ज़्यादा होने के कारण जो हमारी वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, उसका ऑर्डर बहुत स्मॉल होता है, जो कि आप हमें अपनी नेक्ड आइज से विजिबल नहीं होता। हमें पता है जो विजिबल रीजन होता है वो तो क्या होता है, 400 to 700 नैनोमीटर के बीच की रेंज होती है। इस रेंज को ही हम देख पाते हैं। अगर इससे कोई छोटी या इससे कोई बड़ी रेंज भी आएगी तो हम अपनी आंखों से उसको नॉर्मल आंखों से विजिबल ही नहीं ट्रीट कर पाएंगे। तो इसीलिए ये बोला गया कि जितना ज़्यादा मास उतनी वेवलेंथ छोटी हमें दिखेगी ही नहीं। बल्कि जब अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के पार्टिकल का, जिसका मास क्या है 9.1 × 10⁻³ kg,
दैट मीन 9.1 के डिवाइड में अगर हम 31 जीरोस लगा दें, इतना छोटा मास होता है इलेक्ट्रॉन का। अब उस इलेक्ट्रॉन के का मास कम है तो उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगी। उसको, हाँ, आप उस ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमें दिखेगी, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इजीली ऑब्जर्वेबल है। इसी को बोला गया इसकी हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस, जिससे कहीं ना कहीं ये पता चला कि मैटर का क्या है, ड्यूअल नेचर है, ड्यूअल बिहेवियर है। आगे देखते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल जो था ये काफ़ी हद तक जो हमारे क्वांटम मैकेनिकल के कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे बेस्ड है। जैसे यहाँ ये माना गया कि डी ब्रोगली के द्वारा कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं सिर्फ उनका ही ड्यूअल तरीके से, एक तरीके से नेचर कंसीडर किया जाए, क्योंकि हैवी लाइफ बॉडीज़ के लिए तो जो वेव है वो तो बहुत छोटी जनरेट होएगी, कम ऑर्डर की जनरेट होगी, तो आप उसको एज ए नेग्लिजिबल भी कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे ही हाइजेनबर्ग क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग एक जर्मन फिजिसिस्ट थे और उन्होंने किस बात पे काम किया कि जो आपके पास पोजीशन है और जो आपके पास मोमेंटम है p, दैट इज इक्वल्स टू m इंटू वी, वो किसी बॉडी का एक साथ क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। उसने क्या देखा कि अगर मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है और इसको आपको स्टडी करना है, तो इस पे क्या डाली गई, लाइट डाली गई, और किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना है तो उस पर लाइट तो डाली ही जाएगी ना। आपको पता है आप अंधेरे में किसी चीज़ को नहीं देख सकते। अगर इस ऑब्जेक्ट पे, छोटे से ऑब्जेक्ट पे क्या किया, लाइट डाली गई उसको देखने के लिए, मतलब हम इसकी पोजीशन को बताना चाहते हैं, तो जैसे ही इसको लाइट मिली, एनर्जी मिली, तो हम इसकी पोजीशन को जैसे ही डिफाइन करने लगे, साइंटिस्ट जैसे इसकी पोजीशन नोट करने लगे, तो उसने उन्होंने क्या देखा कि वो अपनी पोजीशन से हिल गया, मतलब उसमें कहीं ना मोमेंटम आ गया। ठीक है, तो अब उन्होंने सोचा चलो अब हम इसका मोमेंटम ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे ही मोमेंटम कैलकुलेट करने लगे उसने फिर अपना पोजीशन चेंज कर लिया। तो उन्होंने देखा किसी भी एक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट किया ही नहीं जा सकता। इसका रीज़न क्या है, ये जो पार्टिकल है इस पे जैसे ही लाइट जो इसको देखने के लिए डाली गई थी, लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपने पढ़ा है, तो उस एनर्जी की फॉर्म को वो एब्जॉर्ब करता है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन या कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल या कोई भी सब्सटेंस है वो एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और अपने हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। और इस जो उस एनर्जी को उसने लिया एज अ, उसको यूज किया एज अ मोशन करने के लिए, तो उसकी पोजिशन को स्पेसिफाई करने लगे तो मोमेंटम को अनसर्टेन हो गए, हम बता नहीं पाए। मोमेंटम को बताने लगे तो पोजीशन में अनसर्टेन हो गए। हैंस डी ब्रोगली क्या बोलते हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, उनके केस में आप दोनों पोजीशन और मोमेंटम को लेकर कभी भी सर्टेन नहीं हो सकते। देर इज ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी लाई फॉर दीज टू वेरिएबल्स। तो अब हमें देखना है कि वो उसका न्यूमेरिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म क्या था। चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने यही लिखा है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ एक बहुत स्मॉल पार्टिकल आपको दिख रहा है, क्वांटम साइज का पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जिनका ऑर्डर बहुत छोटा होता है, इस टाइप के पार्टिकल हैं, और उस पर रेडिएशन एच म्यू की फॉर्म में डाली गई और उस पार्टिकल ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। उस डिस्टर्बेंस के कारण उसने क्या किया, मोशन किया, और मोशन के कारण उसकी मोमेंटम फिक्स नहीं रहा, उसकी पोजिशन फिक्स नहीं रही, तो हम अनसर्टेन बोथ के बारे में एक साथ हो गए। अब न्यूमेरिकली इसको कैसे हाइजेनबर्ग ने शो किया कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। जो डेल्टा है वो बता रहा है चेंज इन पोजीशन, यानी आप अनसर्टेन है पोजीशन में, इनटू मल्टीप्लाई में अनसर्टेनिटी है मोमेंटम में, और वो ज़्यादा होगी किससे, एच अपॉन 4 पाई से। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, एच कट बाय 2, यानी एच कट हमेशा होता है एच बाय 2 पाई, और 2 पाई इंटू 2 4 पाई। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स क्रॉस डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई और एच कट बाय 2। तो अगर आप खुद देखिए यहाँ से एम वी की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी, आप खुद समझ सकते हैं इसको। तो अगर आप किसी एक चीज़, अब आप मास को क्या कर दीजिए, डिनोमिनेटर में ले जाइए। जितना ज़्यादा मास होगा, जितनी हैवी बॉडी होगी, उतनी अनसर्टेनिटी कम होगी, मतलब उतना ज़्यादा सर्टेन हो पाएंगे। जैसे कि जो हैवी बॉडीज़ हैं, मैक्रोस्कोपिक हैं, जैसे कि कोई भी बॉल है या फिर ह्यूमन बिहेवियर है, अगर आप उसको नोटिस करना चाहते हैं तो वहाँ आप कहीं ना कहीं सर्टेन हो सकते हैं। आप किसी कार को नोटिस कर रहे हो,
वो कार मोशन में है, तो उस कार के मोशन को और उसके मोमेंटम को आप कहीं ना कहीं नोटिस कर सकते हो, क्योंकि आप उसमें लग रहे स्पीडोमीटर से नोटिस कर सकते हो। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जैसे ही एम पी एक्स की वैल्यू है एम इंटू डेल्टा वी, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब मास तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, बदलती क्या है वेलोसिटी, इसीलिए मैंने इसके आगे डेल्टा लगाया है। पोजीशन बदल रही है तो उसके आगे भी डेल्टा लगाया है। अगर मैं डेल्टा एक्स और डेल्टा वी को यहीं रहने दूं और मास को नीचे ले आऊं, तो मैं क्या समझूंगी कि जैसे जैसे मास बढ़ रहा है वैसे वैसे अनसर्टेनिटी कम हो रही है। दैट मीन्स मैं श्योर हो पा रही हूँ मेरे पोजीशन और मोमेंटम के बारे में। इसीलिए जो स्मॉल साइज पार्टिकल है, मैं सिर्फ उन्हीं की पोजीशन और मोमेंटम को सर्टेनिटी से नहीं बता सकती, बाकी तो जितना साइज मास बढ़ता जाएगा उतना मैं सर्टेन हो सकती हूँ। ठीक है, अब हम करते हैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल। देखिए, आप ये देख रहे हैं कि एक गोल्फ बॉल है जिसका मास है 40 ग्राम्स और उसकी स्पीड है 45 मीटर पर सेकेंड। इफ स्पीड मेजर विद एक्यूरेसी ऑफ 2%, देन व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। आपको क्या निकालना है, डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है। आपको फॉर्मूला ये पता है, डेल्टा पी एक्स सब क्या होता है एम इंटू डेल्टा वी एक्स। क्यों, क्योंकि मास तो फिक्स होता है, बदलती क्या है सिर्फ वेलोसिटी। आपको जब भी एक्यूरेसी दे रखी हो तो आपको क्या करना है, स्पीड के मल्टीप्लाई उस एक्यूरेसी को कर देना है। 45 का 2% क्या होता है, क्या करेंगे 45 को 2% से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2% का मतलब क्या होता है 2/100। इसको जस्ट क्या कर लेंगे, हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू आएगी 0.9 मीटर पर सेकेंड। डेल्टा पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मास इंटू वेलोसिटी। मास दिया होता 40 ग्राम, ये है क्या 0.9 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है ग्राम क्या है सीजीएस यूनिट है, और मीटर क्या है एमकेएस यूनिट है, तो इसको भी किलोग्राम्स में चेंज करना होगा। हमने यही किया, तो 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम्स, तो इसके मल्टीप्लाई में 10⁻³ कर दिया गया। अब क्या किया हम, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 40 इंटू 10⁻³ इंटू 9 इंटू 10⁻⁻1, इस पॉइंट को उधर शिफ्ट कर दिया गया। 10⁻³ - 1 क्या बन जाएगा, 40 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻4, दैट मीन्स 360 इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आप इसको ऐसे करेंगे। अब आपको पता था क्या कि डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। अब क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इजीली डेल्टा एक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके पास मास है, वेलोसिटी है, एच की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, 4 इज कॉन्स्टेंट एंड पाई इज 3.14। तो डेल्टा एक्स को इजीली आप फाइंड आउट कर लेंगे तो आपका आंसर कुछ ये आएगा। अब आपको समझ में आया कि क्या कॉन्सेप्ट था हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। चलिए एक बार थ्योरी देख लीजिए। थ्योरी कहती है कि थ्रू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बोहर का जो मॉडल था उसकी अजम्पशंस को गलत साबित कर दिया गया। बोहर्स ने क्या बोला कि आप ऑर्बिटल्स को फिक्स मान सकते हो, आप ऑर्बिटल्स की पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हो, मतलब आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हो। पर ऐसा तो नहीं ऑब्जर्व हुआ ना। हमने क्या देखा कि आप इलेक्ट्रॉन के का मास इतना कम है कि उसकी अगर उसके ऊपर अगर आप देखने के लिए लाइट डालोगे, उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने लगोगे, तो आप उसके मोमेंटम के बारे में अनसर्टेन हो जाओगे। दैट मीन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन कर पाना इज नॉट अ करेक्ट वर्डिंग। तो मतलब इस बात पे कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन आ गई। तो अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की मतलब हम पोजीशन डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें तुम्हारे पास तो क्वेश्चन अब भी है कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, कि इलेक्ट्रॉन के अंदर एटम है कहाँ और वो कैसे लाई कर रहा है, अब हमें जानना तो था ही उसके बारे में। तो क्या देखा गया कि अब हमें डील करना था कि प्रोबेबिलिटी क्या है, कि क्या आशंकाएं हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ लाई करता है। अगर हम उसकी एग्जैक्ट चीज़ नहीं बता सकते तो एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी तो बता ही सकते हैं। अब हमने क्या माना कि चलो भाई, अगर हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम सिर्फ इस बात से काम चला लेंगे कि वो एग्जैक्टली कहाँ कहाँ उसके होने के चांसेस हैं। तो हम किस बात पे, जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो एग्जैक्ट पाथ पे बात करती ही नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स बोलती है कि इलेक्ट्रॉन के कहीं किसी पाथ में मूव करने की सिर्फ क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। वो एक क्या करते हैं, डेफिनेट पाथ में मूव नहीं करता है।
और इस बात को क्या किया गया है कि अब आपको इस बात को किस तरीके से प्रूव किया गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, वाई आई यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स से और क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट को पढ़ेंगे। आने वाले कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि उनको भी कॉन्सेप्ट के बारे में क्लैरिटी हो सके। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो प्लीज़ उसको उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पे यूँ ही बने रहिए। एंड हैप्पी लर्निंग।